आज के इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री से इस चैप्टर के अंतिम पार्ट की जानकारी देना चाहूंगा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, चुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, फेरी मैग्नेटिक, इन सारे पदार्थ के बारे में आपको आज जानना है। इसके पहले मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में किसी छात्र के द्वारा प्रश्न पूछे गए, मैं उस प्रश्न को आपके सामने रखता हूं और उसका समाधान भी आपको बताऊंगा। इसलिए आप सभी इसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। जिसने भी कमेंट सेक्शन में यह प्रश्न रखा है, मैं उस छात्र को बहुत अधिक से अधिक धन्यवाद देना चाहूंगा, इस उद्देश्य से कि आप वीडियो को पूरी बारीकी से देखते हैं। यह जानकारी मिलती है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधार पर। तो आप अपनी पढ़ाई में और मेरे द्वारा बताए गए बातों को, मेरे वीडियो को अच्छी तरह प्रासंगिकता की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप स्वर्णिम भविष्य को प्राप्त करें, इसलिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रश्न था, पिछले क्लास में बताया गया था ऋणायनिक रिक्तिका, ऋणायनिक रिक्तिका, नॉन स्टैकियोमेट्री डिफेक्ट्स में हमने बताया था ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, और एक था धनायन रिक्तिका के कारण। तो एक ऋणायनिक रिक्तिका के कारण और दूसरा है धनायन के कारण। धातु आधिक्य दोष बताया गया था दो तरह के होते हैं। एक था ऋणायनिक रिक्तिका, यानी ऋण आयन गायब हो गया, धातु बढ़ गया, और एक है धनायन के अंतराकाश में चले जाने के कारण, यानी एडिशनल धनायन अंतराकाश में आ जाता है। तो नॉन स्टैकियोमेट्री में यह दिखाया गया था कि प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, किसी स्थान से माइनस गायब हो गया, यह हुआ ऋणायनिक रिक्तिका। और दूसरा था धनायन के इंटरस्टिशियल में चले जाने, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, इंटरस्टिशियल में एक धनायन आ गया। अब इस दोनों को देखने से दोनों धातु आधिक्य दोष है। इसमें +3 हो गए, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस। तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 प्लस है, यानी धातु आधिक्य है। और यहां भी 1 2 3 4 5, यानी 4 इधर और 1 प्लस इंटरस्टिशियल में। तो इसमें नंबर ऑफ प्लस यानी नंबर ऑफ केटायन 5 है, और नंबर ऑफ माइनस 1 2 3 4 है। यहां नंबर ऑफ प्लस की संख्या 4 है, नंबर ऑफ केटायन, नंबर ऑफ एनायन ये 3 है। बैलेंस नहीं है।
जहां बैलेंस नहीं रहेगा किसी भी ठोस में, ऑटोमेटिक मूव करेगा। कोई पदार्थ ऐसा रहे कि धन आयन ज्यादा है, ऋण आयन कम है, तो उसके पास उदासीनता नहीं रहेगी, वह किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने लगेगी, यानी उसके पास पोलराइजेशन की कैपेसिटी भी उत्पन्न होने लगेगी। और तो ऐसा नहीं होता, उसमें बैलेंस की स्थिति बनती है कहां से? तो बैलेंस की स्थिति बनने का कारण तो यह क्या है? आयनिक क्रिस्टल में पाया जाने वाला दोष है। ये नन स्टैकियोमेट्री जो डिफेक्ट्स के बारे में बताया गया, यह है आयनिक क्रिस्टल में पाया जाने वाला दोष। तो आयनिक क्रिस्टल में पहले आयन बना था, आयन का निर्माण कैसे हुआ? तो धन आयन का निर्माण जो हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से, यानी कोई भी मेटल, किसी भी प्रकार का मेटल यानी धातु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तब इलेक्ट्रॉन के त्यागने से ही आयन का निर्माण होता है। जैसे Mg+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, सोडियम +1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, जस्ता +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है। यहां जैसे आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं, NaCl 1+, 1 -, 1 +, 1 - दे रहे हैं, तो NaCl की भांति है। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, उस क्रम में धातु को आयन में बदलने के क्रम में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ था, वह इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस कर दिया। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिविटी एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिविटी अब इक्वल हो गया। यहां माइनस नहीं रह के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी तो माइनस है, इसलिए इसको संतुलित कर दिया। यहां आवेश संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। और यहां भी इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिस तरह यहां था, उसी तरह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, क्योंकि यह भी आयनिक क्रिस्टल है, यह भी आयनिक क्रिस्टल है। किसी भी और ये दोनों दोष आयनिक क्रिस्टल में ही उत्पन्न होते हैं। यदि यह दोष उत्पन्न हो गया तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन संतुलित कर दिया इसको, और यदि आयनिक क्रिस्टल में यह दोष उत्पन्न हो गया, यानी एक ही आयनिक क्रिस्टल में दोनों दोष नहीं, यह दोष हो सकता है या तो यह दोष हो सकता है। तो यदि यह दोष हुआ तो यह इलेक्ट्रॉन उसको बैलेंस कर लिया, और यदि यह दोष उत्पन्न हुआ तो इसमें भी तो, यह भी तो आयनिक क्रिस्टल है, यहां भी मेटल से ही आयन बना है, यहां भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है। तो वह मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन धन आयन और इलेक्ट्रॉन ऋण आयन बैलेंस कर लेगा, संतुलन बना देगा। तो अब यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ गया तो -2, 3, 4, अब माइनस की संख्या हो गई, माइनस की संख्या यहां 3 है तो दोष है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां संतुलन बना लिया तो हम यह मान सकते हैं कि टोटल कैटायन और टोटल एनायन की संख्या लगभग बराबर हो गई। इसे इलेक्ट्रॉन यहां संतुलन उत्पन्न किया, यहां भी इलेक्ट्रॉन ही संतुलन उत्पन्न किया, यानी दोनों तरह के दोषों में इलेक्ट्रॉन ही संतुलन उत्पन्न करता है। वह इलेक्ट्रॉन कहां से आया? तो आप जानते हैं कि वह दोनों दोष आयनिक क्रिस्टल का दोष है, और वह आयन बना है धातु जब इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है तभी आयन बनता है। तो वह जो मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन एक आवारा इलेक्ट्रॉन है, उसको कहीं पोजीशन नहीं मिल रहा है, वो पूरे फील्ड में रन कर रहा है। लेकिन जब भी दोष उत्पन्न होगा तो वह घुमक्कड़ इलेक्ट्रॉन बैलेंस की स्थिति बनाने में उसका यूज होने लगेगा, वह कामयाब हो जाएगा उस समय वह इलेक्ट्रॉन, जिस समय ये दोष उत्पन्न होंगे।
इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण दोनों तरह के दोषों में संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। धन्यवाद। और फिर मैं एक और कमेंट था और उस कमेंट सेक्शन को मैं देखकर बता रहा हूं। एक क्वेश्चन है, SMOS, ये बैंड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2SMOS मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी और 2MOS यानी दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसमें है क्या कारण है कि 2SMOS की एनर्जी करीब करीब 2PMOS की एनर्जी के बराबर होती है। तो एनर्जी के बराबर होने का क्या कारण है? तो यह एक ऑर्बिटल है और यह भी ऑर्बिटल है। इन दोनों ऑर्बिटलों की ऊर्जा एक दूसरे के करीब करीब नियर अबाउट इक्वल, कंप्लीट इक्वल नहीं, लगभग बराबर, करीब करीब बराबर का मतलब लगभग बराबर होती है। इसका क्या कारण है? तो कारण यह है कि ये जो पदार्थ हैं, ये 2SM, ये एक ऑर्बिटल है और यह एक दूसरा ऑर्बिटल है। दोनों ऑर्बिटल में ऊर्जा का स्तर, इस ऊर्जा का अपना लेवल, इस ऊर्जा का अपना लेवल। अब ये दोनों ऊर्जा का जो लेवल है, यही तो बैंड है, यही तो ऊर्जा की पट्टी है, यही तो ऊर्जा का स्तर है। तो ऊर्जा पट्टी या बैंड या एनर्जी लेवल यानी बोथ एनर्जी लेवल में बी इक्वल यानी इक्विवेलेंट होगा किस स्थिति में? तो आपको बताएं कि जब कोई पदार्थ चालक होने लगता है तो इसमें है कि इसके ऑर्बिटल पर जब ओवरलैप होने लगेगा, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लगेगा। ऐसा फिगर बनाया गया था। ये कंडक्शन बैंड और एक फोरबिडन गैप और फिर ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और ये जो बीच का है, ये क्या है कि इधर से कंडक्शन बैंड और इधर से वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे को आच्छादित करता है। ये वैलेंस बैंड है और ये ऊपर वाला जो ब्लैक है ये कंडक्शन बैंड है। तो इसमें क्या हुआ कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को आच्छादित कर दिया। जैसे ही आच्छादित किया, बीच का जो गैप था जिसको फॉरबिडन गैप कहते हैं, इस फॉरबिडन गैप का मान या तो एनर्जी गैप का मान इसमें 0 है। तो फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप का मान क्या हो गया? 0। ये इसलिए इसका मान 0 हुआ। अतः ये दोनों की जो ऊर्जा है वो लगभग बराबर है, तभी ना इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों यदि डाउन अप रहेगा तो इसका मतलब अति व्यापन नहीं हो पाएगा। अति व्यापन की जो क्रिया होगी, एक डाउन रहता है और एक अप रहता है, तो कभी अति व्यापन नहीं होगा। जब दोनों बराबर होगा तब ना अति व्यापन होगा। एक दूसरे पर ओवरलैप कब होगा? जब दोनों
समानता की स्थिति में मिलन होगा, असमानता की स्थिति में मिलन की स्थिति नहीं होगी। ओवरलैपिंग के लिए दोनों समानता की स्थिति में आया। समानता की स्थिति का मतलब ऊर्जा करीब करीब बराबर, इसलिए तो अतिव्यापन। तो यहां हम ये कहेंगे कि चूंकि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, एक दूसरे पर दोनों ऑर्बिटलों का अतिव्यापन होता है और वहां फॉरबिडन गैप का मान शून्य हो जाता है, यानी एनर्जी गैप का मान 0 हो जाता है, इसलिए दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर होती है, लगभग इक्वल होती है। और यह पदार्थ जो होगा, ऐसे ऑर्बिटलों से बने हुए जो ये पदार्थ होंगे वो सुचालक होंगे। अब मैं समझता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब आज चुंबकीय गुण के बारे में जानना है। चुंबकीय गुण की उत्पत्ति, दुनिया में जितने सारे पदार्थ हैं, सारे पदार्थ परमाणुमय, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से पाए जाते। इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की गति होती है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन के पास 2 टाइप ऑफ मोशन है। 2 टाइप ऑफ मोशन एक बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसके आधार पर इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के पास भी 2 तरह की गति है, इसलिए कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन के पास 2 तरह की गति है। अस्थायित्व इस्टेब्लिशमेंट के लिए 2 टाइप ऑफ मोशन अनिवार्य है। एक मोशन एक चुंबकीय आघूर्ण देगा और दूसरा मोशन दूसरे टाइप का चुंबकीय आघूर्ण देगा। तो किसी भी वस्तु में जो गति है वो 2 तरह की गति है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन में ये नाभिक, उसकी कक्षा परमाणु की, फिर ये कक्षा। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण म्यू एल चुंबकीय आघूर्ण होता है। और इलेक्ट्रॉन जो अपने पथ पर घूम रहा है उसके पास घूर्णन गति है, यानी स्पिन मोशन है। स्पिन मोशन है, एक अप और एक डाउन स्पिन मोशन है। तो स्पिन मोशन के कारण स्पिन मोशन, और ये क्या है? परिक्रमण गति। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में परिक्रमण गति है, और उस गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको सूचित किया जा रहा है म्यू एल से। और एक दूसरी गति है इलेक्ट्रॉन में स्पिन मोशन। स्पिन मोशन में चक्रण गति जो होती है, वहां चुंबकीय आघूर्ण को सूचित किया जा रहा है म्यू बी से। यहां भी चुंबकीय आघूर्ण है। अब इस दोनों चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय गुण पाया जाता है।
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक है। आप सोच सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबक है तो परमाणु भी एक चुंबक है, तब अणु भी एक चुंबक है, दुनिया का सारा पदार्थ चुंबक है। यानी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं हो सकती। किसी में कम है, हम उसको देख नहीं पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते, तो उसको हम मानते हैं कि यह अचुंबकीय है। लेकिन जहां हम देख पाते हैं, जो ऑब्जर्वेशन में आ जाता है, जिसका परिमाण थोड़ा सा बड़ा होता है कि उस बड़े परिमाण को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसको हम चुंबकीय कह देते हैं। तो यह हमारी भूल है। चूंकि सारा पदार्थ परमाणु से बना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास 2 टाइप ऑफ मोशन है और 2 टाइप ऑफ मोशन के कारण वह चुंबकीय प्रवृत्ति को होल्ड निश्चित रूप से करती है, 2 मोशन के कारण। इसलिए चुंबकीय पदार्थ दुनिया का सब पदार्थ है। अब उसको हम क्लासिफाइड करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब हो गया वह पदार्थ जिसे चुंबक खींच रहा है। हम एक चुंबक रखते हैं और उसके बगल में एक छोटा सा लोहा का टुकड़ा रखते हैं, तो लोहे के टुकड़े को हम देखते हैं कि चुंबक खींच रहा होता है। तो जो खींच रहा है उसको हम चुंबक कहते हैं और जो खिंचा रहा है उसको हम चुंबकीय वस्तु कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, all are known as magnetic material because all are made by the atom, और एटम इलेक्ट्रॉन से ही निर्मित है। बिना इलेक्ट्रॉन का कोई एटम बना हुआ नहीं है। इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक है, चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास 2 तरह का मोशन पाया जा रहा है। अब चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण जो है M = I/R²। यह चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। 11th में इसकी जानकारी दी गई थी। जड़त्वीय आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण। तो I धारा है, इसका मात्रक एम्पियर है, और ये R दूरी है, इसका मात्रक मीटर, और फिर ये स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। एम्पियर मीटर स्क्वायर में इसको मापा जाता है। अब बोर के द्वारा एक मात्रक दिया गया जिसको बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, MB या NB से सूचित किया जाता है। इसको बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। इसका मान 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एक बोर मैग्नेटॉन का मान इतना होता है। इसको याद रखना है, इस वैल्यू को याद रखना जरूरी है। इसी के आधार पर कोई पदार्थ चुंबकीय हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको जानना है। अभी तक आपने क्या जाना कि इलेक्ट्रॉन ही एक छोटा सा चुंबक है, इसलिए दुनिया का सारा पदार्थ उस इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले 2 तरह की गति के कारण, एक परिक्रमण गति और एक स्पिन मोशन, चक्रण गति,
इन दोनों तरह के गति के कारण उसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है और कुल चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक है। इलेक्ट्रॉन इस क्रम में जिस समय वो परिक्रमण करता है और चक्रण करता है, स्पिन मोशन दिखाता है, उस दोनों के प्रभाव से एक छोटा इलेक्ट्रिक लूप का निर्माण करता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा इलेक्ट्रिक लूप का निर्माण किया। लूप जहां से चला वहीं आ गया, तभी लूप हुआ। यानी एक ऐसा पाथ है जो बिगिनिंग और उसका एंड्स पॉइंट एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, एक वर्ड इस लाइन को याद रखना है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटा विद्युत लूप बनाता है। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक है। इसके कारण दुनिया के सारे पदार्थों में चुंबकीय गुण पाए जा रहे हैं। जिसका ऑर्बिटल पूरी तरह भरा होता है, जिसका ऑर्बिटल पूरी तरह भरा होगा, उस ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल की चर्चा हुई तो थोड़ा सा मैं फिर से पीछे जो अभी एक एग्जाम्पल था, जो प्रश्न था, जो पूछा गया था, जरा उसकी चर्चा में पुनः 11th की बात है। 2s और 2p ये दोनों की ऊर्जा बराबर होने की बात जो बताई गई थी, उसका एक कारण यहां और दिखाया जा रहा है कि इसमें n का मान, इसमें n का मान 2 है, इसमें n का मान 2 है और यहां भी n का मान 2 है। यहां L का मान 1 है, S के लिए L का मान 1 होता है, 11th में बताए थे, और P के लिए इसका मान 3 होता है। तब ना 3 गुना 2 बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल एनर्जी N प्लस L से निकलता है, तो 2 जोड़ 1 बराबर 3 और यहां 2 जोड़ 3 बराबर 5। तो इसकी जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। 3 और 5 में बहुत अधिक का अंतर नहीं प्रतीत हो रहा है। इसलिए दोनों ऑर्बिटल, अब यहां तो एक पोजीशन हुआ ना, अब इसमें और एक दूसरे के ये नजदीक होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से अति व्यापित हो रहा है। अति व्यापित होने के क्रम में परमाणविक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसमें जो अति व्यापन की क्रिया होती है प्रसंकरण के क्रम में, उसमें और ऊर्जा एक दूसरे के निकट होंगे। यानी 3 भी 5 के तरफ और 5 भी 3 के तरफ बढ़कर एकदम क्लोजर एनर्जी को प्रदान करेगा, जिसके कारण दोनों ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना आसान होगा। उसमें एक यह भी कारण हो सकता है जिसको अभी हमने समान एनर्जी होने के कारण की जानकारी दी थी। यहां भी यह बात आ गई कि ऑर्बिटल में प्रत्येक ऑर्बिटल के पास जो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक है, चुंबकीय आघूर्ण जो पाया जाता है, जिसके कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अभी हम बताना चाह रहे थे ऑर्बिटल जिसके पूर्ण होते हैं उसके पास मैग्नेटिक नेचर बहुत कम होता है, वह अस्थाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होल्ड करेगा, और जो अपूर्ण रहेगा वो स्पिन ज्यादा करेगा, और जो पूर्ण रहेगा उसके पास स्पिन कम होगा। तो जब स्पिन
जो जो पूर्ण रहेगा वो स्पिन कम करेगा। ऐसी स्थिति में अस्थाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके पास कम होगी। तो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि अक्रिय गैस जितने हैं, 6 अक्रिय गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन को अभी हम छांट के अलग कर दिए। तो एक है इधर 5 तरह के अक्रिय गैस, 5 तरह के अक्रिय गैस रेडॉन को छोड़कर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और एक इधर है रेडॉन। ये जो 5 हैं इसके पास अंतिम ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ है, पूरी तरह भरा हुआ है। और इसका अंतिम ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ, अंतिम ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ नहीं है। नहीं है तो फिर अक्रिय कैसे हो गया? अक्रिय कैसे हो गया? तो इसका यह कारण है कि इसका जो ऑर्बिटल है, अंतिम ऑर्बिटल, इसका ये भरा हुआ रहता है लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट कम है, इसका इस्टेब्लिशमेंट ज्यादा है। इसलिए इसके पास चुंबकीय गुण यानी अस्थाई चुंबकीय गुण नहीं है, अस्थाई चुंबकीय गुण नहीं है। और यहां अस्थाई चुंबकीय गुण है। इसके कारण ये सारे पदार्थ, इसी के ही कारण ये सारे पदार्थ, सारे गैस वायु में रहेंगे। पूछा जाता है हीलियम का प्राप्ति स्थान क्या है? तो जल देगा, हेमाटाइट, अयस्क का किसी का नाम लिखता है और एक जगह वायु लिख दिया, वायु में टिक। ये पांचों जो है वायु में है, इसमें 5 में से जब भी पूछा जाएगा तो वायु में टिक लगेगा, लेकिन ये वायु में उपस्थित नहीं है, ये मृदा में पाया जा रहा है या और अन्य स्थान पर पाया जाएगा। ये तो इसके अन्य स्थान पर पाए जाने का कारण क्या है? अन्य स्थान का मतलब यह हो गया कि किसी ऑर्स वगैरह में भी ये पाया जाएगा। जमीन में है तो अयस्क में ये उपस्थित रहेगा। तो रेडॉन उस तरह अयस्क वगैरह में रहता है, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन वायु में रहता है। उसका कारण क्या कि इसमें अस्थाई चुंबकीय गुण नहीं है, इसमें अस्थाई चुंबकीय गुण है। ये यहां जो है स्पिन की जो क्रिया होती है वो कम होती है, यहां स्पिन की क्रिया ज्यादा होती है। या स्पिन ज्यादा है या स्पिन कम है। कम स्पिन के कारण म्यू बी का मान कम है। स्पिन मोशन से म्यू बी बनता है या म्यू बी, ये लेसर म्यू बी है इसके पास। यानी हम यहां कह सकते हैं कि म्यू बी का मान, म्यू बी का जो मान है वो इसके पास कम है और रेडॉन के पास ज्यादा है। ये म्यू बी का मान ज्यादा और यहां म्यू बी का मान कम, कारण उसका इधर नीचे लिखा हुआ। अब इसके आधार पर चुंबकीय गुण को वर्गीकृत किया जाएगा। यह चुंबकीय होने का कारण बताया गया। कोई भी पदार्थ चुंबकीय है तो चुंबकीय आघूर्ण के कारण है। यह चुंबकीय आघूर्ण जो है वो 2 कारणों से हो रहा है, एक परिक्रमण के कारण और एक स्पिन के कारण। यहां तक आपने जाना। अब आप चुंबकीय पदार्थ को जाने कि इसका जो वर्गीकरण होता है, चुंबकीय
पदार्थ, मैग्नेटिक मेटेरियल्स। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय प्रतिलोह चुंबकीय फेरी मैग्नेटिक। ये फेरो मैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और ये फेरी मैग्नेटिक। तो 5 तरह के हो गए। सबसे पहले यह जानना है कि प्रॉपर्टीज क्या है सबका। अनुचुंबकीय, पारा मैग्नेटिक, किसी चुंबक के तरफ जो सारा पदार्थ स्लोली आकर्षित हो, एक चुंबक रखते हैं और जो जो वस्तु चुंबक के तरफ धीरे 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 खींचाकर जा रहा है, तो धीरे धीरे जा रहा है, स्पीड में नहीं जा रहा है, स्लोली जा रहा है। चुंबक जिन वस्तुओं को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करती है, कम आकर्षित करती है, छोटे तरीके से आकर्षित करती है, तो ना पारा, पारा माने छोटा। तो जिन वस्तुओं को कोई चुंबक धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करती हो, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो सिंपल एक परिभाषा देते पहले, कारण भी इसका होगा। वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर धीरे धीरे आकर्षित होता है, अनुचुंबकीय कहलाता है। इसमें प्रायः सारे धातु आते हैं, प्रायः सारे धातु, सारे धातु आते ही हैं नहीं, प्रायः सारे धातु, मोस्टली, मैक्सिमम मेटल इसके अंतर्गत आएगा। ऑक्सीजन अधातु है जो इसमें आ जाएगा। हां, ऑक्सीजन उसके अंतर्गत आने लगता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का यह उदाहरण है। उदाहरण और फिर आगे बताएंगे। अब प्रतिचुंबकीय, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें बताए जाएंगे। यह उदाहरण जानना तब आसान होगा जब पहले अनुचुंबकीय बनने का कारण आप जानेंगे। तो पहले अनुचुंबकीय क्या है यह बताए। अब प्रतिचुंबकीय क्या है? तो वह पदार्थ जिसे चुंबक विकर्षित करता है, ठेलता है, जिसे चुंबक विकर्षित करता है।
और धीरे धीरे विकर्षित करता है, तेजी से नहीं, ठेलेगा लेकिन धीरे धीरे। तो लिख नहीं रहे हैं, वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा धीरे धीरे विकर्षित होता है, यहां आकर्षित था तो इसमें हो जाएगा धीरे धीरे विकर्षित होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। प्रति है, अपोजिट है, इसमें आकर्षण के गुण धीरे धीरे थे, तो जस्ट इससे उल्टा इसमें विकर्षण का गुण है, प्रतिकर्षण से प्रति बना है, या आकर्षण का विलोम प्रतिकर्षण है। या इसमें स्लोली अट्रैक्शन था, इसमें स्लोली रिपल्सन है, इसमें स्लोली अट्रैक्शन, स्लोली अट्रैक्शन, स्लोली रिपल्सन। अब ये कपड़ा, सबसे पहले तो हम यहां अधातु रख सकते हैं, मैक्सिमम अधातु, और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, इसके अतिरिक्त और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे इसमें लवण, नमक NaCl, और फिर कपड़ा भी, कोई भी वस्त्र H2O, ये सब में प्रतिकर्षण की स्थिति होगी। अब मैं आज का यह क्लास यहां स्थगित करना चाहता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में शेष जानकारी दी जाएगी। उस वीडियो में चुंबकीय पदार्थ के क्लासिफिकेशन के संदर्भ में वहां से मैं बताऊंगा। धन्यवाद।